नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर से देखने वाले हैं रीजनिंग की टॉप 15 प्रश्नों की एक शानदार श्रृंखला को। आज दोस्तों श्रृंखला की संख्या है आपकी 12। इससे पहले यदि आपने 11 क्लासें नहीं देखी हैं तो इनको भी जाकर के देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम रीजनिंग को बहुत ही बेसिक लेवल से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि फल जिस प्रकार लाल और कमीज, ये आपके 3 वर्ड दिए रखे हैं, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम आएगा। ये एक वेन डायग्राम का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 की एक लुप्त संख्या का क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको बताना है कि क्या आएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और टॉप 15 प्रश्नों का हम आज अध्ययन एक बार फिर से करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इससे पहले यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई स्टेट लेवल का एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, या फिर इसके अतिरिक्त आपका मध्य प्रदेश पुलिस, और दोस्तों कोई भी आप जैसे एसआई कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम, या फिर दोस्तों आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, एसएससी का कोई भी एग्जाम, रेलवे का कोई एग्जाम, या फिर बैंकिंग का कोई एग्जाम, दोस्तों इन सभी में आपका रीजनिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और रीजनिंग दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे के पूरे नंबर दिलवाता है। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, जिस प्रकार स्पिग्नोमीटर का संबंध रक्तदाब से है तो विद्युत धारा का संबंध किससे हो जाएगा। एक शानदार प्रश्न है, इसमें बहुत ज़्यादा विद्यार्थी गलती कर देता है और उस गलती को हमें नहीं करना है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं स्पिग्नोमीटर की और रक्तदाब से किस प्रकार संबंधित है, तो याद रखेंगे जो स्पिग्नोमीटर होता है ये एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है जो आपका रक्तदाब को मापता है। क्या करता है दोस्तों, रक्तदाब को मापने वाला यंत्र होता है। उसी प्रकार जब भी विद्युत धारा आपको दिखाई देती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, एम्पियर आता है। ठीक है, एम्पियर आता है दोस्तों, जो कि बिल्कुल गलत उत्तर है, इसका गलत होगा। ठीक है, क्यों होगा गलत, तो सर बात करेंगे जो एम्पियर है दोस्तों ये एक मात्रक है। ठीक है, ये क्या है, मात्रक, ना कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, यंत्र कौन हो जाएगा, आपका स्पिग्नोमीटर, जिस प्रकार रक्तदाब से संबंधित है। उसी प्रकार से याद रखेंगे आप लोगों का यदि बिजली का कनेक्शन है तो आपके घर में एक मीटर लगा होगा और उस मीटर को दोस्तों हम कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं, अमीटर। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा का सही आंसर जो मिलान होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपका अमीटर आ जाएगा। एक शानदार प्रश्न था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यदि थर्मामीटर की बात करें दोस्तों, ये आपका तापमान मापने में काम आता है। और अगर ओडोमीटर की बात करें दोस्तों, ये गाड़ियों के द्वारा चली गई दूरी को मापता है। ठीक है, ये सारे के सारे यंत्र है, जबकि जो एम्पियर है ये एक आपका मात्रक है, जो कि गलत उत्तर है विद्युत धारा के सामने। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लगाना है, अमीटर लगाना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, जिस प्रकार स्टार का संबंध रेड से है तो वर्ड का संबंध किससे हो जाएगा। यह भी एक शानदार क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं स्टार को रेड्स के से किस प्रकार लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पर यदि हम रेड से लिखने का प्रयास करें, यहाँ पर हमने रेड से लिख दिया, और अगर हम देखें तो किस प्रकार से यहाँ पर हमारे शब्द डिफरेंस किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर शब्द डिफरेंशिएशन का सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्या किया है, सबसे पहले जो आपका लास्ट में था उसको पहले ले आए हैं। ठीक है, और जो आपका लास्ट से उल्टा क्रम चल रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसा क्रम चल रहा है। अगर गौर से देखेंगे, लास्ट से लाए और यहाँ पर क्या कर दिया, इस साइड से चला दिया। ठीक है, तो अगर इसी क्रम को हम वर्ड में चलाएं, किस में चलाएं दोस्तों, वर्ड में चलाएं, तो वर्ड में किस प्रकार से चला सकते हैं। देखो ये आपका, हमको ये क्रम, ये वाला क्रम यहाँ पर रिपीट करना है, ये वाला। ठीक है, इस तरह से। तो अगर इसको चलाने का प्रयास करें तो सबसे लास्ट में आपका क्या आता है, डी आता है। ठीक है, डी आता है दोस्तों, उसी प्रकार से आर आता है। ठीक है, आर आता है, उसके बाद ए आता है, फिर डब्ल्यू आता है। ठीक है, तो अगर यही ट्रिक लगाई जाए तो क्या कह रहा है, इस तरह से हमारा लॉजिक बन रहा है। क्या बन रहा है, ये हमारा सही लॉजिक बन रहा है, जो कि एक सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको ड्रॉ दे रखा है, जो कि आपका वर्ड से संबंधित सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर उल्टा क्रम चल रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से भी एक और यहाँ पर एक में चित्र बन सकता है, जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अंदर अंदर और बाहर बाहर के शब्दों का मिलान हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपका डी आ जाएगा, फिर दोस्तों क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, फिर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, ए के बाद क्या आ जाएगा, लास्ट में डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे तो ड्रॉ आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। हमें विषम चुनना है, तो विषम किस प्रकार से चुनेंगे, कह रहा है दोस्तों, पहला ऑप्शन गेंडा है, दूसरा शेर है, तीसरा बाघ है और चौथा भेड़िया है। तो अगर यहाँ पर एक ट्रिक लगाएं दोस्तों, तो याद रखेंगे आप लोग, एक होता है शाकाहारी। क्या होता है, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी होता है,
और दूसरा आपका होता है मांसाहारी, ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी। अगर इनकी अगर ट्रिक लगाए तो ये आपकी बन जाएगी, ठीक है, मांसाहारी। अगर इनकी ट्रिक लगाए तो बन जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो आपका शेर है ये आपका मांसाहारी होता है, भेड़िया है ये भी आपका मांसाहारी होता है, और आपका बाघ भी मांसाहारी होता है। जबकि गेंडा जो होता है दोस्तों ये एक शाकाहारी होता है। कैसा होता है? शाकाहारी होता है, ठीक है। और दोस्तों इस प्रकार से एक और लॉजिक लग जाएगा। क्या लॉजिक लग जाएगा सर? शेर के पास कोई सींग नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों? याद रखेंगे, शेर के पास कोई सींग नहीं होता है, ठीक है, सींग नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भेड़िया के पास कोई भी सींग नहीं होता है, ठीक है, कोई भी सींग नहीं होता, और बाघ के पास भी कोई सींग नहीं होता है, ठीक है, सींग नहीं होता है। अगर बात करें गेंडे की, तो आपने देखा होगा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर क्या पाए जाते हैं? एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी इसका सही उत्तर एक ट्रिक लॉजिक लग जाएगा, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, एक बार फिर से दिए गए प्रश्न में विकल्पों से विषम शब्द को चुनिए। अगर बात कर लें इसमें से कौन सा विषम शब्द बनेगा, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर नंबरिंग लिखते हैं। तो ऑप्शन ए की अगर नंबर लिखे जाए तो यहाँ पर 18 है, उसके बाद दोस्तों 20 है, फिर 22 है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 18, 20, 22, और आगे कह रहा है दोस्तों 3, ठीक है, 3, और उसके बाद 5, उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है? आपका 7, ठीक है। और आगे अगर बात की जाए तो एम आता है आपका 14 पर, सॉरी, एम आता है आपका 13 पर, और एन आता है 14 पर, ओ आता है 15 पर। आगे जे एल एन की बात कर रहा है तो जे 10 पर, एल आपका 12 पर और 14 पर। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है। दोस्तों इन सभी में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। सब में 2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, इनमें भी सभी में 2 का डिफरेंस है। लेकिन जब हम 13 से 14 के बीच जाते हैं केवल 1 का डिफरेंस है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी विषम उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम। इसका यही सही उत्तर होगा, क्योंकि सभी में 2 का गैप चल रहा था, जबकि एम एन ओ के बीच 1 और 2 का गैप चल रहा है, ठीक है, और 1 का गैप चल रहा है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो यही आपका विषम उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, निम्नलिखित शब्द में से अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की उनके बीच वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एक शानदार लॉजिक के साथ इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वर्णमाला का मतलब क्या है? जैसे आपने लिखा ए बी सी और डी, ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्रम बनाएं। ए का बना बी से, ए का बना ए बी सी से, फिर ए का बना ए बी सी डी से। तो इस प्रकार से हमको पेयर बनाने, चाहे इस तरफ से बने चाहे इस तरफ से, चाहे दाएं से चाहे बाएं से, ठीक है। तो दोस्तों अगर इनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम बी से यदि चलने का प्रयास करें तो दोस्तों बी के बाद आता है सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ और जी। तो यहाँ पर आपका एक पेयर आपके सामने आ चुका है, ठीक है, बी से जी का। आगे दोस्तों आगे चलने का प्रयास करें तो देखो याद रखेंगे ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर आर से चले दोस्तों तो आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, तो ये भी नहीं बन रहा है। आई से चलें आई जे के एल, तो यहाँ पर देखो आई और एल का एक पेयर बन चुका है, ठीक है। आगे कह रहा है एन एम ओ पी, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं बन रहा है। आगे दोस्तों अगर बात कर लेते हैं एन के बाद हो जाता है ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। आगे अगर एल से बात करें तो दोस्तों एल से जाएंगे तो यहाँ पर एल के बाद एम नहीं है, लेकिन पीछे तरफ आए तो एल के बाद एम फिर एन। देखो दोस्तों यहाँ पर एक और पेयर बन गया। एल के बाद क्या आता है? जे के एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन आ जाता है, ठीक है, तो एक पेयर ये बन गया। एन के बाद फिर कह रहा है एल के बाद दोस्तों अगर यहाँ से चले हम दोस्तों तो या आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे। कह रहा है एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पर कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। अब दोस्तों एन से चलें दोस्तों यहाँ से, ठीक है, वाई से चलें तो वाई से भी कोई बड़ा नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमको तो सिर्फ 3 दिख रहे हैं। आपको कितने दिख रहे हैं आप लोग एक बार इसको सॉल्व करके बताएंगे। आगे अगर दोस्तों इसको सॉल्व करें तो किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम चलें, देखो जी के बाद चलें, जी के बाद एच आई, लेकिन यहाँ पर एच आई, और देखो दोस्तों यहाँ पर आप एक बार से फिर देखेंगे तो जी के बाद आई का भी पेयर बन रहा है, ठीक है, आई का भी पेयर बन रहा है, जी के बाद एच आता है और आई आता है। इस प्रकार से दोस्तों हमको कुल मिलाकर के 4 पेयर दिखाई दे रहे हैं, और ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हमने क्या किया दोस्तों, एक बार इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। क्या किया था हमने? हमें पेयर बनाना था वर्णमाला के अनुसार, जितने वर्णमाला के अक्षर बीच हैं उतने ही यहाँ पर बीच में होने चाहिए। तो एक हमारा जी के साथ बना था, बी का सी डी ई एफ जी, ठीक है। इसके बाद आगे देखा दोस्तों आई के बाद क्या बन गया हमारा? आई के बाद एक आई जे के एल, एल बन गया था, ठीक है, यहाँ पर ये बन गया था। उसके बाद दोस्तों अब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक और हमारा पेयर बन गया जी का और आई का, क्योंकि जब हम जी से बैक आए तो एच और आई आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चले दोस्तों तो एक और आपका पेयर बना था, कौन सा? हम एक बार इसको भी देखेंगे, कौन सा पेयर बना था आप लोग बताएंगे।
एक आपका पेयर बना था एल और एन का, कौन सा बना था, एल और एन का, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुल मिलाकर के 4 पेयर थे, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विकल्प है, ये जो प्रश्न दे रखा है आपको इसका उपयोग करके हम बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम किस प्रकार से। अगर यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ऑप्शन ए देखते हैं तो पोंडर लिखा है, क्या लिखा है, PON, ठीक है, और डी, यहाँ पर कहीं आपको डी नहीं दिख रहा है, इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका गलत हो चुका है। क्या हो चुका है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका पूर्ण रूप से गलत हो चुका है क्योंकि हमको डी नहीं मिला। आगे कह रहा है दोस्तों रिक्वायर, तो रिक्वायर में हमको क्या दोस्तों कहीं पर क्यू दिखाई दे रहा है, इसमें इसमें क्यू भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिक्वायर वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि दोस्तों इसमें क्यू नहीं है। आगे दोस्तों बात करते हैं रिटायर, रिटायर लिखा है तो RETI, उसके बाद दोस्तों RE, तो दोबारा से RE क्या कहीं पर दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर भी एक बार ही RE है, दोबारा नहीं है, एक यहाँ पर RE है, एक यहाँ पर RE है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से केवल एक ऑप्शन बचता है जो कि डी है, लेकिन इसको हम चेक करेंगे। कह रहा है TU, दोस्तों TU, और दोस्तों आगे कह रहा है T, फिर से T आ जाएगी, ये हो गई, इसके बाद O हो गया दोस्तों, और लास्ट में बचा R जो कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन डी है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्यों केवल और केवल TUTOR को रेपुटेशन का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक शानदार प्रश्न है और एक अच्छा प्रश्न है जो कि कोड भाषा में आपसे पूछा जाता है और बिल्कुल चुटकियों में आंसर आने वाला प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपको लास्ट का आना चाहिए, ठीक है। दोस्तों कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है, और देहरादून को यदि नागपुर कहा जाता है तथा नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन के अनुसार बताना है, ना कि रियल में बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और बात कर लेते हैं दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की, तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों ये आपका होता है मुंबई में। कहाँ पर होता है, मुंबई में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, ठीक है, और मुंबई को देहरादून कहा जा रहा है। क्या कह रहा है, मुंबई को देहरादून कह रहा है। तो हमें तो पता है कि गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो भी मुंबई है उसको क्या कहा है, देहरादून। तो इस प्रकार से जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। ये चुटकियों में आंसर आने वाला सवाल था, ठीक है। तो इसको क्या करना है हमको, ये एक कोड भाषा का प्रश्न था, रांची को दिल्ली, दिल्ली को मुंबई, लेकिन मुंबई को क्या कहा, देहरादून। लेकिन हमें पता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर, मुंबई है, तो लेकिन यहाँ पर मुंबई को देहरादून कहा है, तो इस प्रकार से आपका देहरादून सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक अच्छी श्रृंखला है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इनको दोस्तों हम क्या करते हैं, बराबर बराबर पार्टों में तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इसको हम किस प्रकार से तोड़ेंगे आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगर दोस्तों इसको हम बराबर बराबर पार्टों में तोड़े, सबसे पहले हमको नंबर काउंट करने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों जब भी आपके 16 नंबर आ जाते हैं तो सीधा सीधा सा एक पेयर बन जाता है 4 गुणा 4 का। किसका, 4 गुणा 4 का। यानी कि हमको दोस्तों कुल मिलाकर के जो भी अक्षर हैं उनको 4 भागों में डिवाइड कर लेना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से 4 भागों में आप लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। आप लोग इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 शब्द के पेयर बन चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर अब इनको देखिए आप लोग, यहाँ पर MN है, यहाँ पर भी MN है, तो यहाँ पर N आया है तो इसको M से भर देते हैं। आगे पहले स्थान पर S है तो यहाँ पर हम पहला स्थान S से भर देंगे। आगे पहला स्थान S है और लास्ट वाला स्थान क्या है दोस्तों, X है। और आगे M के बाद दोस्तों क्या आया है, N आया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेयर चल रहा है दोस्तों, आप लोग देखेंगे एक पेयर चल रहा है जिसका नाम क्या है, SMNX। क्या नाम है दोस्तों, SMNX। अगर इस पेयर को देखा जाए तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर होगा, तो सबसे पहले हमने M को रखा था, उसके बाद S को रखा था, फिर उसके बाद दोस्तों आगे भी S को रखा, फिर दोस्तों X को रखा, उसके बाद इसको रखा दोस्तों N को रखा, ठीक है। तो MSSXN, तो MSSXN यहाँ पर नहीं है, MSSXN। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मुझे गड़बड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका मिलान नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका गड़बड़ है। तो इसका जो सही पेयर बनेगा, देखो एक बार पुनः देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। 4 के हमने इनको पेयर में तोड़ा, ठीक है, 4 के पेयर में तोड़ा, तो हमने क्या किया, SMNX का जो पेयर चल रहा था, SMNX, ठीक है। तो SMNX का ये पेयर बन गया। तो हमने सबसे पहले M को फिल किया, फिर डबल S को फिल किया, फिर उसके बाद X को फिल किया, फिर N को फिल किया। तो इस प्रकार के आपका बन जाएगा MSSN
एन नहीं होगा, एक्स एन होगा, ठीक है। यहाँ पर मिस टाइपिंग है दोस्तों, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको सुधारना होगा, एम एस एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी टाइपराइटर से गलतियाँ हो जाती हैं बहुत सारे प्रश्न बनाते बनाते, तो आप उसको माफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा एम एस एस एन एक्स हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कह रहा है दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए, जबकि इसी तरह से अन्य दिशाएं भी बदलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। सबसे पहले तो एक शानदार क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा से क्या करना है, इसको देखना है अच्छे से किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। दक्षिण पूर्व को कह रहा है दोस्तों उत्तर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, तो दिशाएं बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्तों, दिशाएं बनाएंगे। सबसे पहले हमारी यहाँ पर क्या होती है, ईस्ट होती है, फिर इसके सामने आपका वेस्ट होता है, ऊपर दोस्तों नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है। और हमसे क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, इस दिशा को क्या कह रहा है दोस्तों, ये उत्तर कह रहा है। इस दिशा को क्या कह रहा है, उत्तर कह रहा है, ठीक है। इसको देखेंगे आप लोग, इसको क्या कह रहा है, इस वाली दिशा को नॉर्थ कह रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ की जो दिशा है दोस्तों, वो आपकी जो टर्न होकर आई है, वो आपकी 135 डिग्री 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हुई है। कैसे 135 डिग्री कह सकते हैं सर, तो जो ये आपका एंगल होता है ये कितने का होता है, 90 का होता है। और जब इस 90 को आधा कर देते हो कितना का होता है, 45 का। तो 90 + 45 जोड़ेंगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 135 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये जो दिशा है, ये उत्तर की दिशा, ये कहाँ पर, दक्षिण पूर्व की दिशा आपको उत्तर कहा जा रहा है दोस्तों, उत्तर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुई है, ठीक है। ये आपकी नॉर्थ जो आपकी साउथ ईस्ट है, जो आपकी साउथ ईस्ट है, ये वाली जो साउथ ईस्ट है, इसको क्या कहा जा रहा है, नॉर्थ कहा जा रहा है। तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो गई है इस तरह से, ठीक है। ये दिशा यहाँ पर नॉर्थ के स्थान पर आ चुकी है। और आगे कह रहा है यदि उत्तर पूर्व को, जो उत्तर पूर्व है, ईस्ट जो आपका नॉर्थ ईस्ट है दोस्तों, इसको क्या कहा जा रहा है दोस्तों, पश्चिम कहा जा रहा है, ठीक है। इसको क्या कहा जा रहा है, वेस्ट कहा जा रहा है, ठीक है। और इसके सामने हो जाएगा आपका ईस्ट, ठीक है। इन्हीं दिशाओं को आप लोग एक बार पुनः से देखेंगे। और ये जो आपका नॉर्थ है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, साउथ हो जाएगा। ये सारी की सारी दिशाएं आपकी कौन सी दिशा में टर्न हो गई हैं, ये आपकी दोस्तों मुझे तो लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुई है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ही सारी की सारी टर्न हुई है, ठीक है। एक बार से आप लोग इसको पुनः से मैट कर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको बनाया इस तरह से, और यहाँ पर ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है। और इस दिशा को क्या कहा जा रहा है, नॉर्थ कहा जा रहा है। तो ये दिशा आपकी जो नॉर्थ में है, ये आपकी कहाँ से आ गई, क्लॉकवाइज आपकी 135 डिग्री टर्न हो गई है, क्लॉकवाइज 135 डिग्री टर्न हो गई। उसके बाद जो नॉर्थ है, नॉर्थ के सामने क्या आ जाता है, हमारा साउथ आ जाता है, ठीक है। और जबकि नॉर्थ ईस्ट को हमने क्या कहा है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व को क्या कहा, पश्चिम का है। तो ये आपका वेस्ट हो गया, और वेस्ट के सामने क्या आ जाता है दोस्तों, आपका ईस्ट आ जाता है, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है, वेस्ट और साउथ की जो दिशा है, इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिण पश्चिम की इस दिशा को क्या कहेंगे, वेस्ट के सामने आ जाएगी आपकी ईस्ट। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है, किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ी कौन है। तो दोस्तों ये एक आयु का प्रश्न है, यानी कि क्रम व्यवस्था का प्रश्न है। इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे आप लोग अच्छे से देखेंगे। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से लाइन खींचेंगे और इनको बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कह रहा है दोस्तों सीमा का छोटा भाई, तो सीमा है, कोई एक सीमा है, इसका एक छोटा भाई है सोहन। क्या नाम है इसका नाम है दोस्तों सोहन। कह रहा है सीता से आयु में बड़ा है, यहाँ पर कोई एक सीता रही होगी, ठीक है, सीता रही होगी और सीता से आयु में बड़ा है। आगे कह रहा है श्वेता दीप्ति से छोटी है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। कौन, श्वेता दोस्तों जो है ये आपकी दीप्ति से तो छोटी है, लेकिन ये जो आपकी सीमा है, ये आपकी जो सीमा है, ये सीमा रही, और सीमा से जो बड़ी कौन हो जाएगी, आपकी श्वेता हो जाएगी, ठीक है। श्वेता SW से लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार से SS से बहुत सारे नाम आ गए तो इनको सीधा नाम ही दे लेते हैं। कह रहा है दोस्तों सीमा का छोटा भाई सोहन, तो यहाँ पर रही आपकी सीमा, ठीक है, सीमा रही। उसके बाद इसका छोटा भाई आएगा तो नीचे आ जाएगा सोहन, ठीक है। इसको देख लेंगे आप लोग, ये सोहन आ चुका है। सीता से आयु में बड़ा है, तो यहाँ पर आपकी सीता आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, सीता। सीता से बड़ा हो गया सोहन, और सोहन से बड़ी हो गई सीमा, क्योंकि सीमा का छोटा भाई है सोहन। तो इस प्रकार से आगे कह रहा है श्वेता दीप्ति से छोटी है। श्वेता जो है दोस्तों वो दीप्ति से छोटी किंतु सीमा से बड़ी। सीमा से कौन बड़ी है, किंतु आया है तो सेकंड वाले के लिए। सीमा से बड़ी है आपकी श्वेता, ठीक है। सीमा से बड़ी है श्वेता और श्वेता से बड़ी है दीप्ति, ठीक है। ये रहा आपका, इस तरह से आपका जो प्रश्न बनेगा इसका ये आपका डायग्राम बनेगा। तो अब कह रहा है दोस्तों सबसे बड़ी आयु में कौन है, तो सबसे बड़ी कौन सी आ जाएगी, आपकी दीप्ति आ जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में दे रखी है। यही इसका सही उत्तर है। SSC 10+2 में पूछा गया प्रश्न है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है यदि C%D का अर्थ होता है CD की पत्नी है, C&D का अर्थ होता है CD का पिता है, $C का मतलब होता है CD की बेटी है, तो W की केवल एक बेटी है,
यदि W की केवल एक बेटी है तो इस पेयर का हमें क्या बताना है, सही उत्तर बताना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कोडेड ब्लड रिलेशन से संबंधित है। किससे? कोडेड ब्लड रिलेशन से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, RRB ALP 2018 का लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो जब भी परसेंटेज आ रहा है, कह रहा है C D की पत्नी है, यानी कि जो ये C है ये पीछे वाली की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। जब इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे तो आप लोग इसको देखेंगे किस प्रकार से अप्लाई होगा। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखेंगे। अब हमको कह रहा है दोस्तों एक कोई X $Y तो डॉलर के लिए ये हो जाएगा C D की बेटी है, यानी कि जो आगे वाली है दोस्तों, वो किसकी बेटी है, पीछे वाले की। तो आगे वाली बेटी किसकी हो जाएगी, ये जो X है, एक मिनट, यहाँ पर ये जो आपकी X दे रखी है, ये बेटी किसकी हो जाएगी, पीछे वाली, यानी कि Y की। ठीक है, Y की बेटी हो जाएगी आपकी, ये बेटी आएगी तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, इसको देखेंगे, Y की बेटी हो गई आपकी X। आगे कह रहा है दोस्तों परसेंटेज, क्या कह रहा है, परसेंटेज। और परसेंटेज को यदि दोस्तों हम देखें तो परसेंटेज के लिए क्या दे रखा है, पहले नंबर पर आगे वाली जो है वो दोस्तों पत्नी है, आगे वाली पत्नी हो जाएगी, यानी कि Y पत्नी हो जाएगी किसकी दोस्तों, W की। ठीक है, तो इन दोनों का विवाह करवा देंगे। ठीक है, इन दोनों का क्या करवा देंगे दोस्तों, विवाह करवा देंगे। तो Y पत्नी किसकी हो जाएगी, W की हो जाएगी। ठीक है, तो W क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। आगे कह रहा है एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब दे रखा है C जो है D का पिता है, यानी कि जो आगे वाला है दोस्तों वो पिता है किसका, पीछे वाले का। तो आगे वाला W है और W पिता किसका हो जाएगा दोस्तों, Z का। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये Z का देखो हमने पिता बना दिया, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इसी W को बेटा बना देते हैं, किसका, Z का। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करना, ये पेयर आपका ऐसा ही चित्र बनेगा। कोडेड रिलेशन का एक शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्या कह रहा है दोस्तों, $X का सॉल्व हो चुका है। $Y C D की क्या है, बेटी है, यानी कि आगे वाली X जो है बेटी किसकी है, Y की। ठीक है, आगे वाली X बेटी बन गई हमारी Y की। आगे कह रहा है परसेंटेज में कह रहा है आगे वाली पत्नी है पीछे वाले की, तो आगे वाली हमने Y को पत्नी बना दिया W का। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों CD की, सॉरी यहाँ पर एंड के स्थान पर दे रखा है CD का पिता है। तो CD का पिता मतलब आगे वाला पिता है, आगे वाला कौन आ रहा है, W। तो आगे वाला W पिता हो गया किसका, Z का। ठीक है, तो यही आपका पेयर बन चुका है। अब कह रहा है यदि W की केवल एक बेटी है, तो बेटी तो आपकी X आ चुकी है, तो यहाँ पर ये कौन शेष रह गया, ये आपका बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है X, Z का पुत्र है। X जो है वो Z का पुत्र है, नहीं दोस्तों, ये जो Z है ये X है, ये तो भाई बहन है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। आगे वाला कह रहा है Z X की माँ है, तो Z दोस्तों जो है वो X की माँ है, नहीं ये भी नहीं है, सॉरी ये यहाँ पर कह रहा है Z X की माँ की बहन है, तो माँ की तो कोई बहन ही नहीं दिख रही, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है दोस्तों X Z की बहन है, X Z की बहन है, हाँ दोस्तों ये हो जाएगी। X जो है X ये रही X, ये किसकी बहन हो जाएगी, ये आपकी Z की बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आगे वाला भी चेक करना चाहिए, क्योंकि कह रहा है Z X की बहन है, Z X की बहन नहीं है, Z दोस्तों X का क्या है, ये भाई है, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन C केवल आपका सही उत्तर है। इसको आप लोग एक बार से वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो केवल दो ऐसे चिन्ह हैं इन ऑप्शनों में से, इनको हम बदल देंगे तो ये समीकरण बराबर में हमको 67 लाना है। ठीक है, तो अब दोस्तों आप इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है माइनस को भाग से बदल दें, पहला ही ऑप्शन उठा के देखते हैं। आगे माइनस को भाग से बदलना है, तो 18, देखो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आपका 18 हो गया। माइनस को किससे बदलना है दोस्तों, भाग से बदलना है, तो भाग माइनस था पहले तो भाग से बदल दिया, और गुणा को गुणा रहने देते हैं और आगे रखते हैं 7, और जो भाग आ गया तो इसको माइनस लगा देंगे किससे, 6 से, और आगे आपका प्लस रखते हैं और आपका क्या रखते हैं 10 बराबर में 67। ठीक है, 67 इस तरह से हमको लाना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का प्रयोग किया जाए तो भाग देंगे। ठीक है, तो 9 का भाग हो जाएगा किसमें, 7 का गुणा हो जाएगा, 9 का भाग हो जाएगा 18 में, 2 का भाग हो जाएगा 18 में, 9 आ जाएगा, गुणा 7 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या लाना है, 67 लाना है। तो 9 सतह दोस्तों कितना होता है, 63 होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें 9 सतह होता है 63, और 63 में से चला जाएगा 6 और प्लस में हो जाएगा 10। ठीक है, बराबर में क्या लाना था हमको, 67 लाना है। ठीक है, इसको देखते रहेंगे आप लोग। जब 67 में से 6 जाएगा तो कितने बचेगा, 57 बचेगा, और 57 में से 10 जुड़ जाएगा दोस्तों आपका। तो इस प्रकार से 67 बराबर 67 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 67 बराबर 67। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही हमने उठाया और यही इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, कभी कभी आपका ये लग जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन डी भी हो सकता था, तो हमको एक एक करके सॉल्व करना ही है। इस तरह क्वेश्चन जब भी होते हैं ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आप या तो शार्प माइंड लगाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो चुका है। माइनस को हमने जब भाग से बदल दिया तो इसका सही उत्तर आ जाएगा। SSC स्टेनो 2019 का प्रश्न, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लुप्त संख्या से कह रहा है दोस्तों 4 3
10 और ये आपका 8 6 46 और 5 4 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं या तो हम दोस्तों इनको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं या तो अप टू डाउन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको बड़े संख्या की ओर हमेशा ही जाना है, ठीक है। जब भी आप बड़े संख्या की ओर जाएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि बात कर लें 4 3 7 और इसको 10 लाना है, ठीक है। ऐसे ही 8 6 14 और 46 लाना है, 9 5 14 और क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है क्या आएगा, ठीक है। इसको अब आप लोग अच्छे से देखें किस प्रकार कर सकते हैं। यदि पहले वाले को सॉल्व करें दोस्तों तो यहाँ पर 4 गुणा में 3, 4 गुणा में 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। यदि 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा, आप सॉरी माफ़ी चाहेंगे 10 नहीं होगा, 4 गुणा में 3 12 हो जाएगा और 2 घटा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है 10 आ जाएगा। अब आगे वाला सेम करते हैं, 8 गुणा में 6, 8 दोस्तों गुणा में 6 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 8 छंके 48 हो जाएगा। और 48 में यदि 2 घटा देंगे, 48 में 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हमारा ये क्रम बन सकता है, ठीक है, यहाँ पर क्रम बन सकता है। अब कह रहा है 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, तो दोस्तों 9 पंचे 45 और 45 में हमने 2 घटा दिया तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, ठीक है 43 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। यही इसका सही उत्तर है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एक घड़ी जिसमें केवल 3 6 9 और 12 बजे के चिन्ह लगे हैं दर्पण के सामने रखा गया, किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 जैसा समय रुका दिखता है, तो वास्तविक समय क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, हमको बताना है वास्तविक समय, ठीक है। जब भी दर्पण प्रतिबिंब आता है इस तरह के क्वेश्चन देखकर आपको घबराना नहीं है, ये बड़ा है हालांकि, लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही शानदार टिप्स है। किस तरह से करेंगे, जब भी दर्पण प्रतिबिंब आता है दोस्तों हम क्या करते हैं 11:60 में से घटा देते हैं, कितना घटा देंगे 9:50, ठीक है 9:50 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 10 आ जाएगा और 11 में से 9 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा 2:10, ऑप्शन सी सही उत्तर, ठीक है। चुटकी वाला सवाल था, चुटकियों में आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है फल, लाल और कमीज, इनमें से कौन सा डायग्राम सही उत्तर होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं लाल के बारे में, सबसे पहले किसकी बात करेंगे दोस्तों, हम लाल की बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आपका क्या है लाल है, ठीक है, ये आपका हो गया लाल दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब हमने देखा है कि ऐसे कई लाल होते हैं जो फल होते हैं, ऐसे कई लाल फल आपने देखे होंगे, कई प्रकार के आपको लाल फल दिखाई दिए होंगे, क्या दिए होंगे, जो फल होंगे वो कैसे दिखाई दिए होंगे, लाल दिखाई दिए होंगे, ठीक है। और कई आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास क्या होगी, लाल आपकी कमीज होगी, यानी कि कमीज कैसी होगी, जो शर्ट होगी वो आपकी लाल होगी। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन होगा, ये वाला जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्या आपने कभी कमीज को फल होते हुए देखा है, तो ये आपका बन ही नहीं सकता है दोस्तों। यदि ऑप्शन ए मन में आ रहा है तो ये गलत है, ठीक है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 प्रश्न। उम्मीद करता हूं आज के प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, हालांकि थोड़े टफ थे, ठीक है। एक बार से इसको दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यदि पसंद आए हैं दोस्तों एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इस तरह की निरंतर वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, देखते रहिए लर्न विद DS सर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।